नाज़रीन, एक लम्हे के लिए वक्त को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, रिवाइंड करें और रिवाइंड करके ये सोचिए कि जुलाई और अगस्त के महीनों में बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो मुजाहरे हुए, जो प्रोटेस्ट हुए वहाँ पर, ये अगर ना होते तो क्या होता। मतलब अगर ये सारी चीज़ें ना होती, फॉर एग्जाम्पल, तो बांग्लादेश के ऊपर इसका क्या असर पड़ता, क्या हो जाता बांग्लादेश के अंदर। एक बहुत बड़ी साजिश थी, असल में एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान था। और ये जो मुजाहरे हुए बांग्लादेश के अंदर, इन मुजाहरों ने उस मास्टर प्लान के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया असल में, और उनको नाकाम बना दिया उस प्लान को। प्लान क्या था? प्लान ये था, शेख हसीना साहिबा की सरकार ने ही बनाया हुआ था, और ऑब्वियसली उनके जो बेकर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स थे नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी, उन सब का समर्थन था उनको। तो प्लान ये था कि अगले लंबे अरसे तक बांग्लादेश को वन पार्टी सिस्टम में ऑफिशियली कन्वर्ट करना था, और जो वहाँ पर चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वाला सिस्टम है, वो यहाँ पर नाफिज करने का प्लान था। और वो यूँ होना था कि शेख हसीना की जो सरकार थी, उनका वैसे तो असर ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए था ना, वहाँ पर जो सरकारी इदारों में लोग काम करते थे वो उनके ज़ेरे असर थे, जो टॉप के लेवल पर थे। लेकिन प्लान ये था कि इस सपोर्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, यानी इदारों के अंदर जो इदारे हैं बांग्लादेश के, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इदारे नहीं होते, वो अवामी लीग के यूनिट होते हैं। इस तरह करना था असल में, और ऐसा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स इन इदारों के अंदर डालना लाजमी थी। और 30% जो था ये इनफ क्वांटिटी थी। अगर 30% अगले 4-5 साल के अंदर शेख हसीना साहिबा के सपोर्टर्स आ जाते यहाँ पर इदारों के अंदर, तमाम इदारों में, तो इसका मतलब है कि इनको हिलाना, अवामी लीग को हिलाना नामुमकिन होता, और किसी दूसरी पार्टी के लिए बांग्लादेश के अंदर सियासत करना मुमकिन नहीं रहती। टाइम एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है दुनिया का, इसके अंदर आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बांग्लादेश के हवाले से रिपोर्ट छपी है। इसमें वो कहते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ आउटलेट्स इन द वर्ल्ड। टाइम कहता है कि बांग्लादेश प्रोटेस्ट्स हैव बीन डेकेड्स इन द मेकिंग। अब इसमें एक तो वो कहते हैं कि ये जो 1971 वाला वाक़या था, 1971 वाला, ये शेख हसीना का और इसका जो वाक़े का कनेक्शन है वो पर्सनल है। द कनेक्शन बिटवीन हसीना एंड द 1971 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज पर्सनल। शी वॉज द डॉटर ऑफ द लेजेंडरी शेख मुजीबुर रहमान, हु लेड द कंट्री टू लिबरेशन फ्रॉम पाकिस्तान इन 1971, बिकमिंग इट्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, only to be assassinated in 1975 in a military coup. Hasina first came to office in 1996, serving until 2001, and then again in 2008, serving until recent ouster. यानी 2 बार आई, सिर्फ 2 बार आई। एक मरतबा आई तो इनसे पावर 2001 में वापस ले लिया गया, लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। लेकिन दूसरी मरतबा जब ये आई तो वो ऐसे आई कि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी कि मेरे अलावा भी यहाँ पर कोई और फोर्स है। अब इस बार वो जो कुछ करने जा रही थी, इसके लिए ज़रा ये हिस्सा देखिए इस आर्टिकल का कि वाइल स्टूडेंट्स एंड यूथ टुडे राइटली सी द न्यू लॉ ऑफ कोटाज एज अ वे ऑफ गार्नरिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग सपोर्ट फॉर द अवामी लीग एंड इट्स एफिलिएट्स, द गवर्नमेंट थॉट इट कुड ट्राई इट्स time honored repression measures on the movement. This time they were wrong. यानी उनको लगा कि ये जो भी हमारी डिज़ाइंस हैं, ताकत का इस्तेमाल करके तो हम इसको फुलफिल कर लेंगे, लेकिन इस बार वो गलत थे। पहले वो ऐसा करते रहते थे, इस बार वो गलत थे। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, ये जो कोर्ट का जो जजमेंट आया था, ये बड़ी पिक्चर का एक छोटा सा हिस्सा आप देख रहे थे। असल में पिक्चर बड़ी थी। असल में जो चीज़ें स्टार्ट होनी थी इस डिसीजन के बाद स्टार्ट होनी थी, और टाइमली आपने देखा फिर कि उन्होंने थोड़ा सा पीछे भी हटे वो, जब अपने सुप्रीम कोर्ट के जज के जरिए इसको ख़त्म करवाया था। लेकिन असल जो प्लान था वो इससे बहुत बड़ा था। ये तो स्टार्टिंग थी सिर्फ। तो स्टूडेंट्स ने असल में बड़ी तबाही से बांग्लादेश को बचा लिया, और इस बार जो डेमोक्रेसी बांग्लादेश की जाती तो शायद लंबे अरसे तक वापस ना आती वहाँ पे। लिहाजा इंडिया इस वजह से भी दुखी है। ये लॉन्ग टर्म वहाँ पर आप देख रहे थे एग्रीमेंट्स किए जा रहे थे, कई साल के एग्रीमेंट्स थे। ये छोटे मोटे एग्रीमेंट्स इंडिया नहीं कर रहा था, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स कर रहा था। उनको भी गालिबन पता था कि वहाँ पर क्या होने जा रहा है। वो भी शायद यही समझ रहे थे कि इस तरह जब शेख हसीना का पावर इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, सारे इदारों के अंदर उन्हीं के लोग होंगे, तो उनको हिलाना नामुमकिन होगा, और फिर हम बांग्लादेश को जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद आपने देखा कि क्लियरली नज़र आया कि दोनों मुल्कों के टाइज डाउनग्रेड हुए, बांग्लादेश और इंडिया के।
अब ऐसे में वो जो साल में 2 मरतबा एक मीटिंग होती है बीजीबी और बीएसएफ की, जिसमें बॉर्डर के इश्यूज डिस्कस होते हैं, इसमें कुछ रोज पहले आपको बताया था कि बीएसएफ वाले कह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि अब बांग्लादेश की जो बीजीबी है वो इंटरेस्टेड होगी हमसे बात करने में या नहीं होगी, वी डोंट नो। और इन टॉक्स का फ्यूचर क्या होगा ये भी उनको नहीं पता था। लेकिन इस बार द टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। पहले बांग्लादेश को ज्यादा जरूरत होती थी इंडिया से बात करने की, यानी पहले वो बात करते थे कि जी बॉर्डर किलिंग्स हैं, तो बहुत सारे मामला थे। लेकिन इस मर्तबा इंडिया को ज्यादा जरूरत है बांग्लादेश की, बिकॉज ऑफ देयर नॉर्थ ईस्ट। तो वो ज्यादा डेस्परेट है बीजीबी से बात करने के लिए, बीएसएफ ज्यादा डेस्परेट नजर आती है। और इसीलिए बांग्लादेश की जानिब से जब इस मर्तबा होने वाले इन टॉक्स के हवाले से कोई एक्टिविटी नजर ना आई वहां से, और कोई वहां पर डेट इनके साथ शेयर ना की गई, तो इंडिया ने खुद ही अप्रोच किया है बांग्लादेश को, और खुद ही अप्रोच करते हुए उनको कहा है कि हम आपको 2 डेट्स प्रपोज कर रहे हैं, एक तो इसी महीने के एंड में और दूसरा अक्टूबर के शुरू में। कृपया आप कंसीडर करिए हमारी रिक्वेस्ट को और अपनी बीजीबी को भेजिए, ताकि हम उनके साथ ये बॉर्डर के मामलात और नॉर्थ ईस्ट के मामलात और दीगर मामलात जो हैं वो डिस्कस कर सकें। इकोनॉमिक टाइम्स ने इस डेवलपमेंट पर रिपोर्ट किया है कि इंडिया प्रोपोजेस डेट्स फॉर शेड्यूल्ड बॉर्डर टॉक्स विद बांग्लादेश। Sources told PTI that India has proposed 2 sets of dates for these talks, one for later this month and the second for October. The Bangladeshi side has indicated that they may go for the later date and may travel to India for about 4-5 days, including the days of arrival and exit, they said. मेरे जो सोर्सेज हैं उनके हिसाब से अभी तक कंफर्मेशन हुई नहीं हुई। ये इन्होंने लिखा है ना, बांग्लादेशी साइड हैज इंडिकेटेड दे मे गो फॉर द लेटर। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा, शिफ्ट तो डेफिनेटली नजर आया है। शिफ्ट जो है बांग्लादेश की मिलिट्री के अंदर डेफिनेटली नजर आया है, और ये जो है शिफ्ट एंटी इंडिया शिफ्ट नहीं है, मतलब ये इंडिया के खिलाफ नहीं, ये प्रो बांग्लादेश शिफ्ट है, एंटी इंडिया शिफ्ट नहीं है। आपने देखा तरंग शक्ति एक्सरसाइज के अंदर बांग्लादेश नहीं गया, इंडिया के अंदर जो हो रही थी। और दूसरा ये हुआ है कि बॉर्डर किलिंग्स के हवाले से बड़ा सख्त स्टांस बांग्लादेश की नई सरकार ने लिया हुआ है, और इसी हवाले से द डिप्लोमेट कहता है कि बांग्लादेश न्यू बॉर्डर स्टांस सिग्नल्स अ शिफ्ट इन इट्स अप्रोच टू इंडिया। इनफ इज इनफ। ढाका इज टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड at the border as Bangladesh-India relations enter a new phase. तो certainly shift is there. बांग्लादेश की जो पॉलिसी है इंडिया के हवाले से, खासतौर पर बांग्लादेश की मिलिट्री की जो पॉलिसी है, उसके अंदर एक विजिबल शिफ्ट हमें नजर आया है। लेकिन ये विजिबल शिफ्ट बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट को जाहिर करता है। नाउ, क्या बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान टॉक्स होने चाहिए मिलिट्रीज के दरमियान? बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रखनी चाहिए। ये बेहतर मफाद में होता है। अगर आप ये क्लोज करेंगे ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं फोर्सेस के दरमियान, और वो बड़ा खतरनाक होता है। आपको पता है पाकिस्तान के दरमियान और ये इंडिया और पाकिस्तान जो है, इनके दरमियान भी हमेशा लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खुले हुए होते हैं फोर्सेस के दरमियान। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि जो फौजें हैं वो आपस में कॉन्टेक्ट में रहें। यहाँ पर भी होना चाहिए। ये जरूरी भी है इंडिया को ये समझाने के लिए कि पहले वाली जो उनकी पॉलिसीज थी बांग्लादेश को लेकर, वो पॉलिसीज अब खत्म हो चुकी हैं। लिहाजा उनको भी बांग्लादेश के हवाले से जो पॉलिसीज है, उसकी बड़ी सख्त पॉलिसी है इंडिया की, वो बॉर्डर के हवाले से तब्दील करनी चाहिए यकीनी तौर पर।